हमारा नाम दूसरा मत है। सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर। नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज हम देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसके नतीजे पे बात करेंगे, लेकिन हमारा फोकस आज पश्चिम बंगाल पे है। दोस्तों, आपने दूसरा मत का एग्ज़िट पोल पढ़ा होगा। पश्चिम बंगाल पे दूसरा मत ने जो एग्ज़िट पोल किया था वो नतीजे के बहुत करीब रहे, बेहद करीब रहे, और उससे आप कह सकते हैं कि हूबहू वही नतीजे आए। ऐसे एग्ज़िट पोल और इस तरह के TMC को लेकर किसी एग्ज़िट पोल में वैसा और उतना मिलता जुलता आंकड़ा नहीं दिया गया था। सिर्फ दूसरा मत ने पहले फेज़ से लेकर 8वें फेज़ तक हर चुनाव के बाद अपने वीडियो में, अपने लेख में आपके साथ TMC की जीत और बम्पर वोटिंग से TMC की बम्पर जीत का इशारा करता रहा, खुलकर इशारा करता रहा, उसे आपको समझाने की कोशिश करता रहा, देश के लोगों को ये बताने की कोशिश करता रहा। और आपका ये दूसरा मत YouTube चैनल और आपकी अपनी दूसरा मत पत्रिका इस मायने में सबसे आगे रही। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सबसे अच्छा, बेहतर और सटीक प्रदर्शन आपके दूसरा मत का रहा। और पश्चिम बंगाल में 294 में से 292 सीटों के लिए हुए मतदान में ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस ने बाजी मार ली। वो एक ऐसी बाजी मार ली, एक इस तरह का प्रदर्शन किया, इस तरह का जनादेश पाया कि उसका पूर्वानुमान देश की मीडिया भी नहीं लगा सकी। देश की मीडिया तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को बेहद हल्के रूप में लिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से ममता बनर्जी को हल्के में लेते रहे, तृणमूल कांग्रेस को हल्के में लेते रहे और रैली पे रैली करते रहे, रैली पे रैली करते रहे, अपनी उन्होंने तैयारी नहीं की। यानी बीजेपी के पास रैली, रोड शो और प्रदर्शन के अलावा समय ही नहीं बचा कि वो इस बात पे फोकस कर सके कि पश्चिम बंगाल को कैसे जीता जा सकता है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं TMC की इस जीत के मायने क्या है। जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने TMC को आखिर क्यों इतनी सीट दी, क्यों इस तरह का अपार जनादेश दिया और वैसा जनादेश दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सिर्फ TMC के लोग बोला करते थे कि हम 200 के पार जाएंगे, लेकिन उनके 200 के पार जाने के जुमला को बीजेपी ने गोद ले लिया और बीजेपी खुद दावा करने लगी कि हम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल से सुपड़ा साफ कर देंगे और हम 200 से अधिक सीटों पर काबिज हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई कैबिनेट मंत्रियों के इसी जुमले को आधार बनाकर कई बड़े बड़े मीडिया घरानों ने जो अपने एग्ज़िट पोल पेश किए वो सब के सब धराशाही हो गए। यानी कि कोई भी एग्ज़िट पोल दूसरा मत को छोड़कर पश्चिम बंगाल पे सटीक नहीं रहा। लेकिन जब रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, नतीजे दिखने लगे, तो अचानक सारा माहौल ही बदल गया।
टीएमसी जो ये दावा कर रही थी कि हम 200 सीट को पार करेंगे, टीएमसी का यह दावा सही निकला, उसका आकलन सही निकला और टीएमसी के पार्टी को भीतर खाने से सपोर्ट कर रहे उसके मैनेजमेंट टीम के अहम किरदार निभाने वाले पीके यानी प्रशांत किशोर ने कई बार इस बात को दोहराया था कि हम बीजेपी को 2 डिजिट से ज़्यादा पार करने नहीं देंगे। यानी उन्होंने बीजेपी को हर बार यही कहा कि हम पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 99 पर रोक देंगे। और सिर्फ ममता बनर्जी का ही यह कथन सही नहीं हुआ कि हम 200 सीट के पार जाएंगे, बल्कि उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी ये कथन सिर्फ जुमला नहीं रहा, बल्कि वो हकीकत बनकर सामने आ गया। हालांकि बीजेपी इसे प्रशांत किशोर की डबल फिगर को जुमला ही मान रहे थे जब प्रशांत किशोर कह रहे थे कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में डबल फिगर पार नहीं कर पाएगी, यानी 99 से ज़्यादा नहीं ला पाएगी। और ये सही साबित हुआ कि वो बीजेपी का प्रदर्शन प्रशांत किशोर के कथन से भी खराब रहा। यानी बीजेपी पश्चिम बंगाल में आदमकद रूप अख्तियार करके रोड शो करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 से ज़्यादा रैली करके, गृह मंत्री अमित शाह की 30 से ज़्यादा रैली करके और जेपी नड्डा की 40 से अधिक रैली करके और पश्चिम बंगाल में बीजेपी शासन वाले सभी राज्यों के कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए और हत्या के पार्षदों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और संघ के कार्यकर्ताओं की भी जमघट पश्चिम बंगाल में लगा दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चप्पे चप्पे पे अपने लोगों को शामिल कर दिया और उनको एक होमवर्क दिया गया कि ममता बनर्जी को चौक चौराहों पर, होटलों में, चाय की दुकानों पर, आइसक्रीम के ठेलों के पास और भेलपूरी खाते हुए उनके भतीजे को, उनको, उनकी पार्टी को कटमनी कहा करो, उस पार्टी को बदनाम करो, तोलाबाज कहा करो, भाईपो कहा करो और पश्चिम बंगाल की जनता के सामने उसकी इतनी बुराई करो कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी से घृणा करने लगे। लेकिन हमारे गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और उसी गुजरात से आने वाले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बंगाल की हवा छू नहीं सकी, बंगाल के आबो हवा के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं मिल सकी, बंगाल की फ़िज़ा को वो समझ नहीं सके। वो अपने ढर्रे से, अपने ढंग से चुनाव की रणनीति को बंगाल में पेश कर दिया और उनको ये लगने लगा कि हम जो कह रहे हैं, ममता बनर्जी को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें तोलाबाज कह रहे हैं, भाईपो कह रहे हैं, आशोल बंगला कह रहे हैं, दीदी ओ दीदी, आदरणीय दीदी कह रहे हैं और हम उनको उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें जलील कर रहे हैं और उनका मखौल उड़ा रहे हैं। इससे पश्चिम बंगाल की जनता बेहद खुश होगी। आहा, हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश की दीदी को, हमारे देश की दीदी के आबरू पे कीचड़ उछाल रहे हैं, हमारे राज्य की अस्मिता पे कीचड़ उछाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल अपनी अस्मिता के लिए जाना जाता है, पश्चिम बंगाल अपने अहद के लिए जाना जाता है, पश्चिम बंगाल को अपने नेताओं पर, अपने लोगों पे, अपने क्रांतिवीर चूरों पर, अपने साहित्यकारों पर, अपने क्रांतिकारियों पर बड़ा गर्व रहता है। वो बाहर से आए हुए लोग
पे विश्वास करके, भरोसा करके अपनी दीदी के साथ, अपने प्रदेश के मुखिया के साथ और जिनके साथ गुजर बसर करना है उनके साथ छल नहीं करते हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री चूक गए, गृह मंत्री चूक गए, बीजेपी अध्यक्ष चूक गए और उन्होंने सोचा कि हम दीदी पर प्रहार करते रहेंगे, दीदी पर अत्याचार करते रहेंगे और दीदी एक अकेली महिला औरत हार मान लेगी, वो सुबुक सुबुक के रोने लगेगी, वो फूट फूट के रोने लगेगी और हार मानते हुए वो पीछे हट जाएगी। उसके दमखम को, उसके हौसला को हम पस्त कर देंगे। और तब ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को बीजेपी भी नहीं पहचान सकी और वो बीजेपी नहीं पहचान सकी जो ममता बनर्जी बीजेपी के शासन में, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में बीजेपी की सहयोगी रही और बीजेपी सरकार में रेलवे मंत्री रही और अटल जी के साथ कैबिनेट मंत्री बनकर उस सरकार को आगे बढ़ाया, अटल जी की सरकार को गौरवान्वित किया और उसी बीजेपी की सरकार को गौरवान्वित करने वाली एक महिला पूर्व रेलवे मंत्री और प्रदेश की आज की मुखिया को बीजेपी और उसी बीजेपी के प्रधानमंत्री, उसी बीजेपी के गृह मंत्री, उसी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जलील करते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं अपनी बानी से, अपने लहजे से, अपने लफ्ज़ों से उस पर जो प्रहार करते हैं। आप समझिए कि उनमें कितनी ताब है, उनमें कितना हौसला है और कि वो डिगी नहीं, वो फिरी नहीं, वो भागी नहीं, वो ठहरी नहीं, वो रुकी नहीं, वो रोई नहीं और अपने आंसुओं को अपने आँखों में जज्ब करके, सारी बातों को दिल में दफन करके एक सूत्र पर रही कि जब प्रधानमंत्री डबल इंजन की बात करते थे तो वो उसका जवाब बड़ी शालीनता से देती थी कि हम डबल सेंचुरी लाएंगे। प्रधानमंत्री का डबल इंजन का जुमला ही बना रह गया और ममता बनर्जी के डबल सेंचुरी का जुमला हकीकत में तब्दील हो गया और ममता बनर्जी ने एक ऐतिहासिक जीत की। 10 साल की सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, जनता में जो गुस्सा होता है, जनता में जो नाराज़गी होती है, वो कहीं गुस्सा, वो कहीं नाराज़गी नहीं दिखी। ये सारी की सारी नाराज़गियाँ, ये सारी के सारे गुस्से, ये सारे के सारे भ्रष्टाचार, ये सारे के सारे कटमनी और सारे के सारे तोलाबाजी और भाईपो आशोल बंगला, ये प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, बीजेपी के और बीजेपी के प्रमुख नेताओं के जुमले थे जो सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता के सामने जुमले के ही बन के रह गए और नतीजे में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई। हालांकि बीजेपी वाले इतने मोटे चमड़ी के हैं कि उनको किसी बात का असर ही नहीं होता है। आप चाहे कांटा चुभा दें या शब्दबाण चुभा दें या शब्दों का तीर चला दें, उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो कहते हैं, अभी भी अपनी उपलब्धि गिनाते हैं कि हम 3 सीट से इतने सीट पर आ गए हैं, यानी हमारा विकास हुआ है, हम उत्तरोत्तर पश्चिम बंगाल में अपने पैर को जमाने में कामयाब रहे हैं। आप बताएं, 2016 में आपको 3 सीट आए थे तो आप उसका जिक्र कहीं नहीं करते थे। आप हमेशा लोकसभा का जिक्र करते थे कि 2019 के लोकसभा में बीजेपी को पश्चिम बंगाल की जनता ने 18 सीट दी, यानी आपको विधानसभा की सीटों में गुना करें तो जब 18 को 7 से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका आंकड़ा लगभग 150 के करीब तो पहुंच ही जाता है, थोड़ा बहुत कम। लेकिन जब आपने ये कहा कि बीजेपी के साथ पश्चिम बंगाल की जनता है, हमें 2019 के लोकसभा चुनाव में
42 में से 18 सीट मिले, तो जाहिर सी बात है कि आपको 2016 के विधानसभा में 3 मिले थे, 3 साल के बाद लोकसभा के चुनाव में आपको लोकसभा की 18 सीट मिल गई, और जब 2021 का विधानसभा हुआ तो आप उसी को आधार मान रहे थे। ठीक है, आपने उसको आधार माना, तो फिर 2016 के चुनाव को अब हारने के बाद आधार क्यों बना रहे हैं कि मैं 3 से 70 पे आया, 72 पे आया, 75 पे आया। आपको चुनाव के वक्त जिस चीज़ को आधार माना, आपने चुनाव के वक्त 2019 को आधार माना कि आपको 2019 में 18 सीटें आई, यानी लोकसभा की 1 सीट 7 विधानसभा की सीट के बराबर होती है। और जब आप 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपको 55 सीटों का नुकसान हुआ है। यानी आपको अगर 70, 72, 75 जो भी सीट आए हैं तो उसमें आपको 55 सीटों का नुकसान हुआ है, और इस नुकसान को आप जीत में तब्दील कर रहे हैं। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी, तो ये दोनों हाथ में लड्डू नहीं होगा। आप ये तो अपनी हार को, जीत को स्वीकार करना है कि हम इतने से भरेंगे, तो 2016 की बात कीजिए, और 2019 को आप आधार मानते हैं, तो आप ये मानिए कि बीजेपी का यानी बीजेपी को पश्चिम बंगाल की वोटर ने, जनता ने खदेड़ दिया, वहाँ से भगा दिया, साफ कहा कि भागो, और इसी खदेड़ने की वजह से आपको 55 सीटें कम आई। लोकसभा 2019 के हिसाब से आपको 55 सीटें कम आई, यानी आप वहाँ परास्त हुए, बुरी तरह परास्त हुए। और एक तरह से कहा जाए कि जहाँ किसी की 55 सीट कम हो जाए तो उसका सुपरा साफ हो गया। आपने क्या पाया? आपने पश्चिम बंगाल को रौंद दिया। आपने पश्चिम बंगाल में 1000 कंपनियां तैनात कर दी, चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात कर दिया, अरबों रुपए का आपने खर्च किया, अरबों रुपए का सरकारी खर्च हुआ, आपने सारी कैबिनेट को वहां पहुंचा दिया, आपने एमपी को भेज दिया, आपने सारे मिनिस्टर को भेज दिया, आपने सारे अपने बीजेपी राज्यों के सीएम को भेज दिया। आपको क्या मिला? आपने देश को क्या दिया? आपकी इस हरकत से इस देश को मौत मिली, आपकी हरकत से इस देश को ऑक्सीजन की कमी मिली, आपकी इस हरकत से पूरा देश कोरोना में डूब गया। आप चाहते, आप देश के प्रधानमंत्री थे, चुनाव आयोग को सजेस्ट कर सकते थे कि अभी चुनाव नहीं किया जाए, इसलिए कि आप नहीं तो पिछले साल 22 मार्च को बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया था। क्या वो बात आप भूल गए? आप भूल गए कि थाली पीटकर और आसमान को टॉर्च दिखाकर आप सोच रहे थे कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब उससे कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, जब आप कह रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर है और बहुत ही तेज़ी के साथ ये फैलाने वाली लहर है, तो आप इस देश के शुभचिंतक हैं, इसलिए कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आम जनता से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है, प्रशासक से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बनती है, चुनाव आयोग से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बनती है, अदालत से भी ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। बस कांग्रेस मुक्त शासन करते करते अब आपने क्षेत्रीय दल मुक्त शासन करने की भी ठान ली है। लेकिन ऐसा होता है कि जो चाहेंगे आप वो हो जाएगा, वो हो सकता था, लेकिन चाहत की भी अपनी एक सीमा होती है, चाहत को पूरा करने का एक तरीका होता है। आपने हर सीमा लांघ दी, आपने हर तरीके को बेतरीके में बदल दिया। आपके पास संयमता गई, आपकी भाषा में विलक्षण चला गए, आपकी प्रतिभा खत्म हो गई और आपके बोलने का लहजा खत्म हो गया, आपके अंदर के आपके चेहरे की खूबसूरती खत्म हो गई, इसलिए कि आप सिर्फ बातें बनाते हैं, जुमला से काम करना चाहते हैं, आप जनता को बेवकूफ़ बनना चाहते हैं। और यही वजह है कि आपने पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ़ समझा। और मैं बार बार आपसे कह रहा था, बार बार आपसे निवेदन कर रहा था, हर फेज के चुनाव में मैं आपकी ओर इशारा करके कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ़ मत समझिए। पश्चिम बंगाल की जनता
काफ़ी गंभीर है और राजनीतिक तौर पर परिपक्व है। और मैंने जो कहा था कि पश्चिम बंगाल की जनता राजनीतिक तौर पर परिपक्व है, तो ये साबित हो गया, इस रिजल्ट ने, इस परिणाम ने साबित कर दिया कि सही माने में देश में कहीं सबसे ज़्यादा राजनीतिक परिपक्वता है तो वो पश्चिम बंगाल के वोटरों में है, पश्चिम बंगाल की जनता में है। आज आप इसे भी नोट कर लीजिए और आइंदा के लिए इस पर अमल कीजिएगा तो जाहिर सी बेहतर आगे आपके लिए बेहतर साबित होता है। अब सवाल है कि ममता बनर्जी के लिए आगे का क्या रास्ता है, इसलिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, क्रांतिकारी जीत दर्ज की है और वैसी जीत दर्ज की है जैसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया है। जाहिर सी बात है ममता बनर्जी मुबारक के पात्र हैं। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री ने भी मुबारकबाद दी है, मैंने भी ममता बनर्जी को मुबारकबाद दी और मैं फिर से ममता बनर्जी को इस जीत के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि मुबारकबाद पेश करने से बंगाल की स्थिति नहीं बदल जाती है। बंगाल की स्थिति बिगड़ चुकी है, हालांकि पूरा देश ही की स्थिति बिगड़ी है, लेकिन कोरोना की वजह से, इस चुनावों की वजह से उत्पन्न कोरोना की स्थिति से और सहूलियतें नहीं होने की वजह से जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी को अभी बहुत कुछ करना होगा। ममता बनर्जी को तुरंत शपथ लेनी होगी और तुरंत एक्टिव होना होगा, इस चुनाव से ज़्यादा एक्टिविटी दिखानी होगी, इसलिए कि पश्चिम बंगाल की वो दीदी को उन्होंने अपना माना है। दीदी को अब पश्चिम बंगाल की जनता को मरने से बचाना है, वो इलाज की कमी से भी मरने से बचाना है, भूख की कमी से भी मरने से बचाना है, बेरोजगारी से भी मरने से बचाना है और उसे बंगाल को आगे बनाना है, एक बंगाल को आदर्श बंगाल बनाना है और एक ऐसा बंगाल बनाना है कि जिससे लोग कह उठे कि हाँ ये वाकई बंगाल है। तो ये चुनौती है ममता बनर्जी के लिए कि ममता बनर्जी को सोच समझ के एक रणनीति के तहत विकास के मॉडल को अब तैयार करना है। जो आरोप, चाहे मनगढ़ंत ही आरोप बीजेपी ने लगाए थे, उस आरोप पर ध्यान देना है कि अब ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाने की भी किसी को मौका नहीं मिले, कोई इस तरह के आरोप नहीं लगाए, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे लूट खसोट का मामला हो, चाहे वो कट मनी का मामला हो, जो भाई भतीजावाद का मामला हो, इन सारे मामलों पर उनको संजीदगी से सोचना होगा और एक ऐसी सरकार का नमूना पेश करना होगा ताकि वो विपक्ष की धुरी बन सके। उनके अंदर विपक्ष देखे कि नहीं, ममता बनर्जी में वो एनर्जी है, वो आग है, वो चेतना है, वो ऊर्जा है, वो हौसला है, वो ताब है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी अब देश की राजनीति कर सकती है, केंद्र की राजनीति कर सकती है और केंद्र की राजनीति के लिए अभी स्पेस खाली है। अभी विपक्ष में कोई नेता नहीं है जो केंद्र की राजनीति कर सके। मुलायम सिंह स्वस्थ रूप में नहीं है कि वो केंद्र की राजनीति कर सके। लालू भी अभी ऐसी स्थिति में नहीं है वो केंद्र की धुरी बन सके। शरद पवार भी स्वस्थ रूप में वैसे नहीं है कि वो केंद्र की धुरी बन सके, दौड़ धूप कर सके। और जो लोग हैं उनमें अनुभव की कमी है। तो दो ही सूरत बनती है देश में विपक्ष के लिए कि विपक्ष या तो ममता बनर्जी को आगे करे और कहे बहन तुम केंद्र सरकार की तरफ लपको, मोदी पे झपटो जैसे पश्चिम बंगाल पर झपटा था और मोदी को 2024 में सत्ता से बेदखल करो और उस कुर्सी को अपनाओ। या ममता बनर्जी के पास एक विकल्प है और संजोग देखिए कि बहुत अच्छा विकल्प है। ममता बनर्जी ने अभी ठीक चुनाव से पहले एक बहुत ही बेहतरीन अधिकारी, एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता और एक बहुत ही अनुभवी
रहनुमा यशवंत सिन्हा को अपने साथ जोड़ा। यशवंत सिन्हा एक अच्छे आईएएस रहे, एक अच्छे कैबिनेट मंत्री साबित हुए, एक अच्छे अटल जी के सहयोगी साबित हुए, एक अच्छे वित्त मंत्री साबित हुए और एक अच्छे विदेश मंत्री साबित हुए। तो ममता बनर्जी के पास यह है कि अगर वो ज्योति बसु की तरह पश्चिम बंगाल में 20 साल शासन करना चाहती है तो वो करे। अभी उन्होंने शासन का हैट्रिक लगा लिया है, यानी शासन के 15वें वर्ष के लिए वो तैयार हो गए हैं। ये उनका 11वां वर्ष है और वो चाहें तो अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यानी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और देश के धाकड़ नेता, देश के यशस्वी नेता यशवंत सिन्हा को प्रधानमंत्री का उम्मीद बनाकर देश की धुरी उन्हें बना दें, देश का एक नेता बना दें। उनमें देश के नेताओं को जोड़ने की ताकत है, देश के नेताओं को एक करने की ताकत है, राजनीति की समझ है और बेहतर राजनीति करने की कला है और उनमें प्रधानमंत्री की पूरी योग्यता है। ये बीजेपी का दुर्भाग्य था कि बीजेपी ने अपने ऐसे नेताओं की कद्र नहीं की, उन्हें हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया और नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाया। खैर ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, उस पर हमारा और आपका क्या लेना। लेकिन अभी एक बात जो सामने आ रही है उसमें जाहिर सी बात है कि चर्चे में यशवंत सिन्हा हैं और ममता बनर्जी चाहें कि वो खुद प्रधानमंत्री भी नहीं बनना चाहती हैं तो वो यशवंत सिन्हा को आगे करके इस देश को एक कुशल प्रधानमंत्री और इस देश को एक कुशल नेतृत्व प्रदान करने वाला प्रधानमंत्री दे सकती हैं और इसका श्रेय ममता बनर्जी को जाएगा। ममता बनर्जी किंग मेकर बनेंगी और ममता बनर्जी में ये योग्यता है कि वो सारे विपक्ष को एक कर सकती हैं, अपने ऊपर भी सहमति ला सकती है और यशवंत सिन्हा पर भी विपक्ष की सहमति बनाकर उन्हें विपक्ष का नेता बनाकर उन्हें केंद्र की सत्ता तक पहुंचा सकती हैं, उन्हें केंद्र का मुखिया बना सकती हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बना सकती है। यानी 2024 में बीजेपी का तख्ता पलट कर सकती हैं, केंद्र सरकार से बीजेपी को बर्खास्त कर सकती हैं और एक नए प्रधानमंत्री को, एक देश के कद्दावर नेता को ये गौरव दिलाकर देश को प्रगति पथ पर ले जा सकती हैं। ममता के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ममता ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन किया है उससे साफ जाहिर होता है कि वो विपक्ष के लिए प्राणवायु बन चुकी है, इसलिए कि विपक्ष पूरी तरह 2014 के बाद धीरे 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 हाशिए पर चला गया था। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस तो अपनी दुर्दशा के दिन गिन रही है, उसके दिन कब बहुरेंगे इसके इंतज़ार में पार्टी के लोग भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, लेकिन वे अच्छे दिन कांग्रेस के कब आएंगे किसी को पता नहीं है। बीजेपी की इस हार ने 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की भी एक नई इबारत लिख दी है। दरअसल मार्च 2022 में देश के 5 राज्यों का कार्यकाल मार्च 2022 में ख़त्म हो रहा है। उसमें देश का सबसे बड़ा सूबा और बीजेपी का गढ़ उत्तर प्रदेश भी है। बीजेपी के हाथ में मौजूद सरकार उत्तराखंड भी है और मणिपुर भी है, गोवा भी है और पंजाब भी है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां अगले वर्ष भी बीजेपी के लिए चुनौती है और इसीलिए बीजेपी अगले वर्ष के इन 5 राज्यों को बचाने के लिए उन 5 राज्यों पर
अपना आधिपत्य जमाने के लिए पश्चिम बंगाल पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी। हर ऐन कैन प्रकार के हर हथकंडा बीजेपी ने अपनाया और बीजेपी को ये लगने लगा कि हमारे आशोल बगना कहने से पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को वोट दे देगी। और यही ना समझी देश की मीडिया ने भी किया। देश की मीडिया ने भी ममता बनर्जी को कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। प्रधानमंत्री की भाषा, प्रधानमंत्री की शैली और बीजेपी के बोल अपने चैनलों में बोलते रहे, वही राग अलापते रहे, वही गीत गुनगुनाते रहे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबको सांप सूंघ गया, इसलिए कि रिजल्ट ये चौंकाने वाला था। जिस तरह से मीडिया में प्रचार किया गया था, जिस तरह से ममता बनर्जी को हाशिए पर रखने की कोशिश की गई थी, जिस तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना आधिपत्य कायम करने की कोशिश कर रही थी और डंका पीट दिया था, दुनिया को जता दिया था, दुनिया को बता दिया था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बड़े शान के साथ आ रही है, बड़े गुमान के साथ आ रही है। और नतीजा जब निकला तो बीजेपी की शान भी गई, बीजेपी का गुमान भी गया, बीजेपी का घमंड भी टूटा, बीजेपी का गुरूर भी टूटा और न जाने बीजेपी का क्या क्या हुआ वो बीजेपी ही जानती है, देश की जनता जाती है। उस पर बहुत ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी के सामने पहली चुनौती है पहले साल में कि वो अपने प्रदेश को दुरुस्त करे। यानी वो 2021 में अपने प्रदेश को दुरुस्त करेगी, प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं पर खरी उतरने की कोशिश करेगी और 2022 में मार्च से पहले यानी जनवरी फरवरी से वो देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए कमर कस लेगी और विपक्ष के लिए रणनीतिकार बनेगी। यानी उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव की रणनीतिकार के तौर पर काम करेगी, उन्हें वो बूस्टअप देगी, उन्हें हिम्मत देगी, उन्हें हौसला देगी और उन्हें बताने की कोशिश करेगी कि कैसे हमने मोदी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ा, तुम कैसे योगी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ोगे। उसी तरह उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए वह संबल होगी, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को वो मूल मंत्र देगी, वो गणित का सूत्र देगी जिससे चुनाव जीता जाता है। वो गोवा घूमेगी, वो पंजाब जाएगी और कैप्टन अमरेंद्र सिंह हो या कांग्रेस के दूसरे लीडर पंजाब को दोबारा कांग्रेस के डोली में डालने की कोशिश करेगी और वो उनका मार्गदर्शन करेगी। जाहिर सी बात है 2022 उनके लिए एक चुनौती वाला रहेगा, एक चैलेंजपूर्ण रहेगा। अगर वो 5 राज्यों में से 3 से 4 राज्यों पर भी विपक्ष को कब्जा दिलाने में कामयाब रहती हैं तो उनका कैनवास काफ़ी फैल जाएगा, उनकी कद्र, उनकी लोकप्रियता देश में काफ़ी सम्मानजनक हो जाएगी और फिर 23-24 से वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देंगी, विपक्ष को एकजुट करना शुरू करेंगे। यानी वो तैयारी तय, इसके बाद की वो तैयारी जो होगी वो केंद्र सरकार को अपने कब्जे में लेने की होगी, केंद्र सरकार पर अपना वजूद कायम करने की होगी, केंद्र सरकार पर की सत्ता पर काबिज होने की होगी। और इस कोशिश में ममता बनर्जी कितनी कामयाब होती है ये उनकी ये रणनीति बताएगी। और ममता बनर्जी में जो जोश है, जो उमंग है, जो आरज़ू है, जो अपनी जनता के लिए चिंता है, वो उन्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। इसलिए कि ममता बनर्जी ज़िद्दी है और वही कामयाब होता है जिसमें लगन हो
और ज़िद्दपन हो, लेकिन वो ज़िद्दपन सही दिशा में हो। ममता बनर्जी की ज़िद्दीपन सही दिशा में है और वो अभी तक 15 साल के इस शासन में और उससे पहले भी उन्होंने दिखा दिया कि ममता बनर्जी जब कोई चीज़ ज़िद कर लेती हैं तो उसे पूरा कर लेती हैं। अगर ममता बनर्जी ये ज़िद कर लें, प्रण कर लें कि जिस तरह से हमारे घर में घुसकर बीजेपी ने, देश के प्रधानमंत्री ने हमारा मखौल उड़ाया, हमें मजाक का पात्र बनाया, मैं 2024 में पूरे देश में घुसकर केंद्र पे कब्जा कर लूँगी, केंद्र को अपने कब्जे में ले लूँगी और केंद्र की सत्ता पर काबिज होकर ये दिखा दूँगी कि विपक्ष कमज़ोर नहीं रहा, विपक्ष को जितना कमज़ोर प्रधानमंत्री और बीजेपी अब तक समझते आ रहे हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की इस जीत से विपक्ष किस तरह प्रेरणा लेता है, ये विपक्ष को सोचना होगा और ख़ास करके कांग्रेस के लिए, इसलिए कि कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस का ही नहीं सुपड़ा साफ हुआ है बल्कि पश्चिम बंगाल से सीपीआई तक का सुपड़ा साफ हो गया है। इन दोनों की वजूद ही लगभग पश्चिम बंगाल में मिट गई है और जब पश्चिम बंगाल में वजूद मिट गई तो अब सवाल कांग्रेस और सीपीएम यानी लेफ्ट पार्टी के सामने है कि अब उनके पास क्या है, इसलिए कि पूरे देश से लेफ्ट सिमट गई है। एक केरल बचा है और जो केरल दोबारा सत्ता में काबिज हुआ है वहीं लेफ्ट है और देश में कहीं लेफ्ट नहीं है। तो लेफ्ट को कैसे गति दी जाए, ये लेफ्ट के नेताओं को सोचना होगा, रणनीति बनानी होगी और सबसे ज़्यादा रणनीति बनाने की ज़रूरत कांग्रेस को है। कांग्रेस को अब ये सोचना है और इस चुनाव के रिज़ल्ट के बाद तो एक सुगबुगाहट सी दिखने लगी है, सुनने को मिलने लगी है कि राहुल गांधी को लेकर भी अंदर ही अंदर कुछ न कुछ खिचड़ी पकने लगी है। कांग्रेस के भी दो धड़े हो गए हैं, एक राहुल गांधी के पक्ष में, दूसरे राहुल गांधी के विपक्ष में। अब राहुल गांधी को समझना है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस जब गिरती जा रही है तो उन्हें स्वयं भी पार्टी के हित में कोई ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे पार्टी का वजूद बचा रहे। पार्टी का वजूद रहेगा तभी वो नेतृत्व करने लायक रहेंगे। आज पार्टी हाशिए पे है और उनके नेतृत्व में कोई दमखम नहीं है, इसलिए एक सुगबुगाहट ये शुरुआत ये भी हो रही है कि क्यों ने पार्टी को प्रियंका गांधी को सौंप दिया जाए, इसलिए कि प्रियंका गांधी में राहुल गांधी से ज़्यादा राजनीतिक कुशलता है और जब राजनीतिक कुशलता प्रियंका गांधी में ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी राहुल से बेहतर काम भी कर सकती हैं। एक मौका दिया जा सकता है राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाकर कांग्रेस अभी से उन्हें प्रोजेक्ट करे और पूरे देश में घुमाए। प्रियंका गांधी पूरे देश में घूमकर कांग्रेस की स्थिति को मजबूत कर सकती हैं, इसलिए कि उनमें ऐसी दक्षता